हाय स्टूडेंट्स, आज हम श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद हेडिंग को पढ़ेंगे। देखिए, सन 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। देखिए बेटा, आपका यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना, तो सन 1948 में। सिंगली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा। कह रहे हैं कि जो सिंगली समुदाय था वो संख्या में ज़्यादा था, तो उसने क्या किया, अपनी संख्या के बल पर समाज में क्या करना चाहता था, अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता था। इसी वजह से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने श्रीलंकाई समुदाय की प्रभुत्वता कायम करने के लिए अपनी बहुसंख्यक परिस्थिति के तहत कई कदम उठाए। कहने का मतलब था कि श्रीलंका में जो है आपका सिंगली समुदाय के लोग क्या थे, संख्या में ज़्यादा थे, तो उन्होंने अपनी संख्या के बल पर क्या किया, सिंगली समुदाय की प्रभुसत्ता को कायम रखने के लिए तहत कई कदम उठाए। देखिए, पहला क्या कहता है कि 1956 में उन्होंने एक कानून बनाया जिसके तहत तमिलों को दरकिनार करके सिंगली को एकमात्र भाषा घोषित कर दिया। कहने का मतलब है कि तमिल भाषा को जो है उन्होंने एक किनारे रखा और जो है सिंगली भाषा को राज्य भाषा के रूप में घोषित किया। दूसरा काम क्या किया इस कानून के तहत बेटा, कि विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में सिंगलियों को प्राथमिकता देने की नीति अपनाई। ठीक है, तो जो विश्वविद्यालय हैं, गवर्नमेंट्स जॉब हैं, उसमें जो प्राथमिकता दी जाएगी वो सिंगली समुदाय के लोगों को ही पहले दी जाएगी। देखिए आगे, देखिए नए संविधान में ये प्रावधान किया गया कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देगी। कहने का मतलब है उन्हीं लोगों को सरकार जो है आगे विकास के लिए आगे बढ़ाएगी जो कौन से धर्म को मानेंगे, जो बौद्ध धर्म को मानेंगे। एक एक करके आए इन सरकारी फैसलों ने श्रीलंकाई तमिलों की नाराजगी और शासन को लेकर उनमें बेगानेपन को बढ़ाया। कहने का मतलब अब क्या था, जब श्रीलंका में जो है तमिलों ने देखा कि उनको क्या किया जा रहा है, एक किनारे रखा जा रहा है, ना उनकी भाषा ना उनके लोगों को किसी तरह से कोई भी महत्व नहीं दिया जा रहा है, तो उन्हें लगा कि बौद्ध धर्मावलंबी सिंगलियों के नेतृत्व वाली जो है सारी राजनीतिक पार्टियां उनकी भाषा और संस्कृत को लेकर के असंवेदनशील हैं। कहने का मतलब जो सिंगली समुदाय के लोग हैं वो जो है सिंगली समुदाय में जो बौद्ध धर्म के लोग थे बेटा, क्योंकि वो लोग बौद्ध धर्म को ही मानते थे, तो उन्हें तो तमिलों को ये लगने लगा था कि वो अपनी भाषा और संस्कृति को ऊपर रख रहे हैं और जो है क्या कर रहे हैं, तमिल जो हमारी भाषा और संस्कृति है उसके प्रति कोई भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो आपको ये लाइन समझ में आए। कहने का मतलब था उनका कि जो तमिल समुदाय था वो ये सोच रहा था कि सिंगली समुदाय वाले अपनी भाषा और संस्कृति को उच्च स्तर तक ले जाना चाहते हैं और हमारी भाषा और संस्कृति के प्रति कोई भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। उन्हें लगा कि संविधान और सरकार की नीतियां उन्हें राजनीतिक अधिकारों से क्या कर रही, वंचित कर रही। अब तमिलों को क्या लग रहा था कि वो क्या है, इन सब अधिकारों से वो क्या है, वंचित हो रहे हैं। सरकारियों नौकरियों और फायदे के अन्य कामों में उनके साथ भेदभाव हो रहा है और उनके हितों की अनदेखी की जा रही। परिणाम स्वरूप ये हुआ कि तमिल और सिंगली समुदायों के संबंध क्या थे, बिगड़ते चले गए। ठीक है, तो इन्हीं सबको देखते हुए जो है आगे क्या हुआ, सिंगली समुदाय और तमिल समुदाय के जो संबंध थे वो क्या हो, बिगड़ते चले गए। देखिए बेटा, यहाँ पर जो मानचित्र दिया हुआ है वो श्रीलंका का मानचित्र दिया हुआ है। ठीक है, इसमें समझ लीजिए आप, जो पीला वाला हिस्सा है वो सिंगली समुदाय के लोगों का है। ठीक है, ऑरेंज वाला जो हिस्सा है वो श्रीलंकाई तमिल का है और जो ब्राउन वाला हिस्सा है वो भारतवंशी तमिल का है और जो बिंदु दिए गए हैं बेटा छोटे छोटे, ये कौन से हैं, मुसलमान लोग रहते हैं। तो देखिए श्रीलंका के जो मानचित्र उसमें आप देखेंगे सबसे ज़्यादा जो हिस्सा है वो पीला वाला हिस्सा, और पीला वाला हिस्सा किसका था, सिंगली समुदाय। तो संख्या में सबसे ज़्यादा कौन लोग थे, सिंगली समुदाय के लोग थे। ठीक है, तो अपनी संख्या के बल पर वो क्या थे, तमिल समुदाय के लोगों को दबाना चाहते थे और ज़बरदस्ती अपनी शक्तियों को उनके ऊपर थोपना चाहते थे और समाज में अपना ही वर्चस्व स्थापित करना चाहते थे।
इसके बाद देखिए बेटा क्या हुआ कि श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई। अब क्या था, ये लोग अपने अधिकारों की मांग करने के लिए, ये श्रीलंकाई तमिल जो थे वो या तमिल लोग जो थे वो अपने अधिकारों की मांग करने के लिए उन्होंने क्या किया, पार्टियां बनाना शुरू कर दिया और तमिल भाषा को राज्य भाषा बनाने और क्षेत्रीय स्वायत्ता हासिल करने, क्षेत्रीय स्वायत्ता मतलब अलग अलग राज्यों के अलग अलग काम करने वालों को अधिकार प्राप्त कराने के लिए, ठीक है, तो अधिकार प्राप्त करने तथा शिक्षा और रोजगार में समान अवसर की मांग के लिए वो क्या करने लगे, अब संघर्ष करने लगे। यानी अपनी भाषा को स्थान दिलाने के लिए, अपनी शिक्षा और रोजगार में अवसर की मांग को लेकर के और अलग अलग जगहों पर जो है तमिलों की मांग को लेकर के उन्होंने क्या किया, संघर्ष करना शुरू कर दिया। लेकिन तमिलों की आबादी वाले इलाके की स्वायत्ता की उनकी मांगों को लगातार क्या करा जा रहा था, नकारा जा रहा था। यानी जो तमिल क्षेत्र थे वो लोग जो मांग रहे थे, श्रीलंकाई जो थे सिंगली समुदाय के लोग उसको लगातार क्या कर रहे थे, मना कर रहे थे। और 1980 के दशक तक उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल इलम सरकार बनाने की मांग को लेकर राजनीतिक संगठन करने लगे। यानी कि उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र जो तमिल थे, यानी स्वतंत्र रूप से जो तमिल थे, उन्होंने क्या किया, अनेक प्रकार के राजनीतिक संगठन बनाए। श्रीलंका में दो समुदायों के बीच पारस्परिक अविश्वास ने बड़े टकराव का क्या कर लिया, रूप ले लिया। देखिए श्रीलंका में दो समुदायों के बीच में जो टकराव हुआ उसने क्या कर लिया, टकराव उसने जो है गृह युद्ध के रूप में, वो टकराव जो था वो गृह युद्ध के रूप में सामने आया। परिणाम स्वरूप दोनों पक्षों के हजारों लोग क्या थे, मारे जा चुके थे। अनेक परिवार अपने मुल्क से भागकर शरणार्थी बन गए। कहने लगे उन्होंने अपने स्थान को छोड़ दिया, अपने देश को छोड़ करके दूसरे देश में जा करके उन्होंने शरण ले ली। इससे भी कई गुना ज़्यादा लोगों की रोजी रोटी क्या थी, चौपट हो गई थी। ठीक, आपने पढ़ा होगा, ये तो आपका इकोनॉमिक्स में है कि फर्स्ट चैप्टर में ये बताया गया है कि श्रीलंका जो था वहाँ का आर्थिक विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में श्रीलंका का जो रिकॉर्ड था बेटा बहुत अच्छा था। लेकिन गृह युद्ध के कारण इस मुल्क की क्या थी, सामाजिक, सांस्कृतिक और जो है आर्थिक जीवन में काफ़ी परेशानियां पैदा हुई। ठीक, तो ये आपका ये रहा कि जो है श्रीलंका तो वैसे हर चीज़ में क्या था, हर मामले में बहुत अच्छा था, चाहे वो शिक्षा का मामला हो, चाहे आर्थिक विकास, चाहे स्वास्थ्य संबंधित मामले में अच्छा था। लेकिन जो है गृह युद्ध के कारण वहाँ सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में काफ़ी परेशानियाँ हुई। तो एक बात हमें श्रीलंका से ये सीखने को मिलती है कि कहीं भी जो है अगर सत्ता की साझेदारी यानी शक्तियों का बंटवारा नहीं होगा और किसी एक व्यक्ति के हाथ में शक्तियाँ होंगी तो जाहिर सी बात है बेटा आगे चल के वो गृह युद्ध का रूप ले लेगी, जिससे देश की एकता जो है और देश की एकता, अखंडता और प्रगति क्या होगी, बाधित होगी। तो जहाँ तक हो सके कि देश में शांति बनी रहे ऐसे काम करने चाहिए। अगली हेडिंग देखिए, क्या बेल्जियम की समझदारी है। तो क्या बेल्जियम ने भी श्रीलंका के जैसा ही व्यवहार किया अन्य समुदाय के लोगों के, कि इन्होंने कुछ और रास्ता अपनाया, उसको हम अगले जो है पार्ट में पढ़ेंगे। देखिए बेटा, अगर आपको चैनल बहुत अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।